ये पार्ट अपन ने पढ़ लिया है ना, कहां पर थे ये भी पढ़ लिया है, इन सब के विग्रह मैंने पढ़ा लिए थे, है ना। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। याद है ये वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसके अंदर सेवार्थ, ज्ञानार्थ और अक्षार्थ, जिन शब्दों के अंत में क्या आता हो, अर्थ, क्या आता हो, अर्थ जहां आता हो उसका विग्रह हमें किससे करना पड़ेगा, के लिए से। तो अब इसका विग्रह क्या होगा बताओ, सेवार्थ का, और ज्ञानार्थ का, धर्मार्थ का, और रक्षार्थ का। अगर परीक्षा में दानार्थ आ जाए तो उसका विग्रह क्या होगा, दान के लिए। और जिनके अंत में क्या आता हो, अनुसार, क्या आता हो, अनुसार, ठीक है, उनका विग्रह हम किससे करेंगे, के से, ठीक है। तो अवसर अनुसार का विग्रह क्या होगा, अवसर के अनुसार। कथनानुसार का क्या होगा, कथन के अनुसार। और अगर विचारानुसार आ गया तो विचार के अनुसार। इसके अलावा मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, अगर किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, उपरांत, जैसे मरणोपरांत, तो इसका क्या हो जाएगा, ला रहे कब, सुबह तक, मरणोपरांत, तो क्या होगा इसका विग्रह, मरण के उपरांत। और अगर किसी शब्द के पीछे पूर्वक आ जाए तो इसका विग्रह क्या होगा, के साथ, जैसे ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ। क्लियर हो गया, ये सब हमने पढ़ लिए थे। चलिए ये देखो नोट, जिन शब्दों के अंत में क्या आता हो, अर्थ, या क्या आता हो, हाँ, आदि अव्यय आते हो, आदि अव्यय आते हो, उनका विग्रह क्रमशः किससे करेंगे, के लिए या के से। और जिनके अंत में क्या आता हो, उपरांत या पूर्वक, ठीक है, आते उनका विग्रह देखो इससे के और के साथ से करेंगे। जैसे मरणोपरांत का क्या होगा, मरण के उपरांत, ध्यान पूर्वक का ध्यान के साथ। ऊनतावाची, ऊनतावाची का मतलब होता है एक कम, ऊनतावाची का मतलब क्या है यहाँ, एक कम, एक कम। वहां संख्यावाचक जो भी शब्द है उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। ये सब पढ़ लिया हमने। 29 का क्या होगा, 30 में एक कम। 39 का क्या होगा, 40 में एक कम। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर आ रहे हैं, ये आपको पढ़ाना है ना। यहां से देखिए क्या आ रहा है, पुनरुक्त यानी नामपद। दोनों का मतलब समझ लीजिए पहले। पुनरुक्त का मतलब है रिपीटेशन वाले, आवृत्ति वाले। पुनरुक्त का मीनिंग क्या होता है, आवृत्ति। अगर एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, चाहे वो संज्ञा पद हो, नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। लूटम लूट, देखो लूटम लूट, अभी आप इसको पढ़ो तो लूटना और लूटना आ रहा ना, इसका विग्रह क्या होगा, लूटने के बाद लूटना। लिखिए पहले और फिर मैं इसको समझाता हूं, लूटने के बाद लूटना कैसे। यहां से स्टार्ट कर लीजिए, जिन्होंने नहीं लिख रखे उसको लिखिए, लूटम लूट। क्लियर है, क्या लिखा है ये, लूटम लूट, लूटने के बाद लूटना। चलिए इसको समझते हैं। लूटम लूट शब्द का प्रयोग कहां और किस रूप में होता है। मान लीजिए कोई 5 व्यक्ति 2-2 हजार रुपए लेकर के कहीं जा रहे हैं, तो बताइए टोटल कितने हो गए, 10,000 हो गए। और उन 5 आदमियों को 10 आदमियों ने लूट लिया, तो बताइए प्रत्येक के पास कितने कितने आएंगे, 1-1 हजार। और उन 10 आदमियों को 20 आदमियों ने अगर लूट लिया, बात समझ में आ गई। तो क्या वो एक बार लूटे, लूटने की प्रक्रिया चल रही है। और तो हम भी अपने दैनिक जीवन में कई बार लूटे जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है। हम सुबह जब घर में होते हैं तो किसी की मधुर मुस्कान हमें लूट लेती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कोई छोटा बच्चा है घर में, है ना, और वो बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो वो कोई हो सकता है वो अंकल कहता हो सकता है वो आपको डैडी कह के बोल रहा हो सकता है आपको मामा कह के बुला रहा हो, चाचू कह के बुला रहा हो। तो बड़ा प्यारा बच्चा आता, ओके कल तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा।
जैसे जैसे उसको अपन खुश कर लेते, थोड़ा और आगे निकल जाते हैं, किसी काम से लिए निकल रहे, बस स्टॉप पर खड़े रहे और कोई सुंदर सी उसकी मधुर मुस्कान आपको लूट लेगी। और मरण तो तब होगा जब आप बस के किसी सीट पर बैठोगे और पास वाली सीट खाली है और फिर उम्मीद कर रहे हो कि कोई हमारे पसंद की मिल जाए। मरण तो तब होता है जो 80 साल का बुढ़ा बैठ जाए, है ना। तो ये जिंदगी में चलता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। लूटने के बाद लूटना, इसका मीनिंग है लूटम लूट। इसी प्रकार मारा मारी, देखो दो झगड़ते आपस में, किसी ने एक थप्पड़ मार दी, फिर उसने प्रत्युत्तर में एक और थप्पड़ मार दी, फिर उसने एक और मार दी, तो मारने के बाद मारना, इसका विग्रह होगा मारने के बाद मारना। पहले उसने गोसा मार दिया, मुक्का मार दिया, तो इसका विग्रह लिखिए मारने के बाद मारना, लूटने के बाद लूटना, मारने के बाद मारना। हाँ, अगला शब्द क्या आ रहा है? भागम भाग। अब आप ये सोच रहे हैं अरे भागम भाग क्या है? हाँ, वेरी गुड। लिखिए भागने के बाद भागना, पहले लिखिए फिर समझाता हूं। भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना। अब आप ये सोच रहे हो कि सर भागने के बाद कैसे भागे, भागने के बाद कैसे भागे? हम अपने व्यवहारिक जीवन में भागते ही रहते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले बाथरूम में भागते, फिर बाथरूम से आए और फिर किचन की तरफ भागते हैं, फिर आते हैं और फिर वापस बेडरूम की तरफ जाते हैं, तैयार वगैरह होना कंप्लीट हो करके फिर सीधा भागते हैं किधर? बस स्टॉप की तरफ, बस स्टॉप से सीधा भागते हैं कोचिंग की तरफ, कोचिंग से आते ही सीधा भागते हैं क्लासरूम की तरफ, क्लासरूम में भी अपनी जहां बैठने की जहां स्थान है वहां पर भागते, फिर वापस जब छुट्टी हो जाती है वापस घर के लिए भागते, भागते नहीं भागते, फिर वापस कहां भागोगे? बाथरूम में हाथ पांव धो करके सीधे कहां? किचन में, कुछ हो तो ठूस ले पेट में, और फिर जाते ही सीधा कहां? बिस्तर में चले जाओगे या फिर शयन कक्ष में जाओगे, ठीक है ना। इतना ही नहीं, और जब आपको नींद आ जाएगी तब भी नींद में आप भाग रहे हो, उधर खिसक, हाँ, सपने में भी भाग रहे हो, बैग उधर रख तेरा, अरे आज तो मैं नहीं आ रहा हूं, दिमाग चलता रहता है, दिमाग भागता ही रहता है, इसलिए इसको कहा गया है भागने के बाद भागना। यह है इसका मीनिंग। चलिए अगला क्या है? चला चली। अब यह रुक जाइए, एक तो ये शब्द गलत है, ये चाल चली नहीं लिखना आपको, यहां पर यहां लिखना है चला चली, चला चली। ओके, अब रुक जाना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं दो शब्द पढ़ा रहा हूं अभी। एक शब्द है चला चल और एक है चला चली, दोनों में अंतर समझ लेना। ये पेन भी खराब हो गया है और ये बोर्ड भी बेचा, इसकी मेमोरी खत्म होने आ गई, अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है? चला चल। देखो चला चल का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यहां मूल शब्द निकलेगा चल और यहां निकलेगा अचल। क्या निकलेगा? अचल। और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ। चल और अचल। देखो और शब्द का लोप जहां होता है, दो की बात कही जाती है, वहां द्वंद्व समास होता है। मैं द्वंद्व में आपको पढ़ाऊंगा इसको। नेताजी की चलाचल संपत्ति जब्त हो गई। चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति कौन सी? रुपया, पैसा और आपके जेवर, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, लाया और ले जाया जा सकता है। क्या किसी प्लॉट को ले जा सकता है? क्या किसी मकान को तोड़ करके ले जा सकता है? अमेरिका में ले जाते हैं वो बहुत से खोद करके इधर उधर गाड़ियों पे शिफ्ट करके, लेकिन हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े बड़े खेत खलियान को कहां तोड़ के ले जाओगे? तो वो अचल संपत्ति कहलाती है। यहां मामला चल और अचल का, इसलिए ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व। लेकिन ये है चला चली। चला चली का मतलब है चलने के बाद चलना, चलने का क्रम है। तो ये चाल चली शब्द टाइपिंग एरर है, मिस्टेक है। आपको लिखना है चला चली और इसका विग्रह लिखना है चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना। क्लियर? ओके। अब आइए यहां पर क्या लिखा है? दिनों दिन। इसका विग्रह क्या होगा दिनों दिन का? दो तरीके से हम इसके विग्रह करेंगे। किसी भी शब्द का विग्रह वाक्य पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूं कि यह पेड़ दिनों दिन सूख रहा है, तो क्या वो एक दिन में सूख गया? नरेंद्र मोदी दिनों दिन प्रगति करते जा रहे हैं, क्या उन्होंने एक दिन में प्रगति की? नहीं। तो इसका विग्रह होता है दिन के बाद दिन।
लिखिए, दिन के बाद दिन, दिनों दिन का विग्रह होता है दिन के बाद दिन। क्लियर हो गया? अब इसका विग्रह दूसरी तरीके से भी हो सकता है। जैसे कोई लेबर है, कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है और कोई प्लास्टर कर रहा है, और हमने कहा कि आज ये काम दिनों दिन खत्म होना चाहिए। इसका मतलब होता है दिन ही दिन में। अगर बाकी सेंटेंस है, कोई ये कहे लड़का कहीं घर से निकल रहा है और उसके पिताजी ने कहा दिनों दिन घर आ जाना, इसका मतलब दिन ही दिन में, दिन के बाद दिन की बात नहीं होगी। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है उसका विग्रह किस तरीके से होगा। इसी प्रकार लिखो, धीरे धीरे का विग्रह क्या होगा? धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे। अगला क्या आ रहा है? रातों रात। अब इसका विग्रह क्या होगा? रात के बाद रात नहीं होगा। अब इसको समझिए, रातों रात का मतलब होता है रात ही रात में। इसका विग्रह देखो, दिनों दिन और दोनों में अंतर हो गया। रात ही रात में कैसे? देखिए, मैं ये कहूं कि चोर रातों रात फरार हो गए, तो आप इसका विग्रह दिनों दिन के हिसाब से नहीं कर सकते। रातों रात का मतलब होता है उसी रात, रात ही रात में। अगर आप रातों रात का विग्रह रात के बाद रात करोगे तो अगली रात क्या पार्टी करने के लिए रुकेंगे क्या वहां पे? रात के बाद रात नहीं, इसका विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। अगला देखो, हाथों हाथ का विग्रह, हाथ ही हाथ में। मेरी सारी किताबें हाथों हाथ बिक गई, इसका मतलब हाथ ही हाथ में। नेक्स्ट, घर घर, तो घर घर का क्या होगा? घर के बाद घर ऑब्लिक हर घर, दोनों राइट है। डाकिया घर घर चिट्ठी पहुंचाता है, तो हर घर चिट्ठी पहुंचाएगा। क्लियर है? अगला, गांव गांव, हर गांव ऑब्लिक गांव के बाद गांव। अगला क्या आ रहा है? मंद मंद, मंद के बाद मंद। हाँ, अच्छा, पहले पहल भी है, चलो लिखो। पहले पहल का लिखो सबसे पहले, सबसे पहले। और मंद मंद का लिखिए मंद के बाद मंद। और एक एक, एक के बाद एक। एक एक को चॉकलेट दीजिए, एक एक को पेन दीजिए, इसका मतलब पहले एक को देना फिर उसके बाद दूसरे को देना। एक के बाद एक, एक के बाद एक। हो गया? बस, अब कॉपी बंद कर लो, आपको लिखना नहीं है। अब मेरी बात है, यह मामला थोड़ा, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यहां मामला गड़बड़ हो सकता है अगर आपने, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा समास में। ये जो समास पढ़ाने वाला हूं अगला, उसमें प्रश्न जरूर बनता। और अगला जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। आप लिखना नहीं, लिखने के लिए मैंने आपके पूरी पीपीटी तैयार कर रखी है। समझ में डायरेक्ट पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं लिख करके पढ़ाऊंगा थोड़ा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष समास, मैंने आपको कहा था कि ये तत्पुरुष समास जो है अध्ययन की सुगमता के लिए हमने इसको डिवाइड किया था। कुछ याद आ रहा है आपको? हमने इसको कर्मधारय और द्विगु और लुप्त पद, कुछ याद आया? हाँ, लुप्त पद, ये सब मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग, इन पर मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है? इनमें अलग से कैटेगरी से पढ़ेंगे। बात यह आ रही है कि तत्पुरुष जो समास है, ये जो समास है, ये किस तरीके से पढ़ना है। इस समास को पढ़ने से पहले हमें एक दूसरी चीज की जानकारी होनी चाहिए, और वो दूसरी जानकारी है आपका कारक प्रसंग। कौन सा प्रसंग है? कारक, ठीक है? और प्रत्येक कारक का आपको पता होना चाहिए, उसका क्या होता है? चिन्ह होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हिंदी में कारक है 8। कितने कारक है? 8। और आपको पता है, बचपन में आपने पढ़े भी होंगे, सबसे पहला कारक होता है कर्ता, दूसरा कारक कारक होता है कर्म, तीसरा होता है करण, और चौथा कौन सा है? संप्रदान। कौन सा होता है? संप्रदान। फिर कौन आता है हमारा? अपादान। अपादान के बाद कौन आता है? संबंध। कौन आता है? संबंध। संबंध, संबंध के बाद अधिकरण। कौन सा आता है? अधिकरण। और अधिकरण के बाद कौन सा आता है? संबोधन। संबोधन, ठीक है? अब हम बात करें
कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने या शून्य, दोनों होते हैं। देखो भूतकाल के जितने भी वाक्य मिलेंगे उसमें कारक चिन्ह ने मिलेगा। राम ने, मोहन ने, ये सब देखिए भूतकालिक क्रिया। मोहन ने यूं कह सकते हो आम खाया। राम ने रावण को मारा, तो अभी नहीं मारा, भूतकाल में मारा। शून्य कब आता है? जब काम वर्तमान में हो रहा हो। जैसे राकेश पढ़ा रहा है, देखो ने का प्रयोग नहीं हुआ। हम पढ़ रहे हैं, ने का प्रयोग नहीं हुआ। वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता, इसलिए वह कारक तो होगा पर वो चिन्ह नहीं होगा, वो शून्य माना जाएगा। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का कारक चिन्ह होता है से। कभी कभी इसका कारक चिन्ह आपको क्या मिलेगा? द्वारा, ये भी कारक चिन्ह मिलेगा। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए, कारक चिन्ह क्या मिलेगा? के लिए। अपादान में क्या होगा? से, और इसमें क्या हो जाएगा? अलग। देखो दोनों में अंतर समझ लीजिए। पेपर सेटर यहीं से प्रश्न पूछ लेगा आपको। से का कारक चिन्ह यहां पे भी हो रहा है और से कारक चिन्ह यहां पर भी हो रहा है, दोनों में अंतर क्या वो जानना है। यहां से साधन है, यहां से अलग होने का भाव है। आगे पढ़ाऊंगा अभी अलग किस तरीके से होगा। संबंध, संबंध यानी रिश्ता, इसमें एक आएगा आपका का, एक दूसरा आ जाएगा के, और एक और आ जाएगा की। यानी संबंध बताएगा राम का पुत्र है या जल की धारा है, किसकी धारा है कि जल की धारा वगैरह। अधिकरण में कारक चिन्ह क्या होगा? में, और क्या हो सकता है? पर, ज्यादातर मिलेंगे। और संबोधन में कारक चिन्ह हे, अरे, ओ, रे, इस तरीके से कारक हो गए। अब बात आती है समास की। ये जो तत्पुरुष समास है पूरा का पूरा इन कारक चिन्ह के आधार पर है, ठीक है। अब बात यह आती है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक किसी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते। तो अब कितने कारक बच गए हमारे? 6। 8 में से 2 ऐसे हैं जो किसी भी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते हैं, तो बचे कितने हमारे? 6 बच गए। इसलिए कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6। और जिस कारक चिन्ह का लोप होगा वो तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे देखिए कर्ता कारक तो बनाएगा ही नहीं। अब बात करें कर्म, तो इसको नाम दे दिया हमने कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष ये इसका नाम है, कर्म तत्पुरुष। इसी तरीके से क्या आ जाएगा? करण तत्पुरुष। इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष। फिर कौन है? अपादान तत्पुरुष। फिर कौन है? संबंध तत्पुरुष। फिर कौन है? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से कारक कितने हो गए? 6। अब परिभाषा क्या बनेगी? पता है आपको तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है? उत्तर पद प्रदान होता है। तो जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रदान हो, कारक चिन्ह को का अगर लोप हो तो वो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष। अब इसके यहां पर हम ले लेते हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे देखिए ग्रामगत और इसका विग्रह, जैसे ग्राम को गत हो जाएगा, ग्राम को गत, बस इतना ही लिखना में, ये को कारक चिन्ह हो गया। इसी प्रकार से देखिए जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रदान कारक चिन्ह से या द्वारा का लोप होता हो उसे करण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, तो याद रखना शरीर के अंगों में हम द्वारा का प्रयोग करते हैं। जितने भी शरीर के अंग है, हाथ, कान, आंख, नाक, ये सब शरीर के अंग है, तो हम यहाँ इसका विग्रह करेंगे हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। बाकी में हम क्या करेंगे? साधन में से का प्रयोग। जैसे बाणाहत, बाण से आहत, बाण से आहत हुआ है। किससे आहत हुआ? वो बाण से। जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप, वहां क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसी प्रकार अपादान में होता अलग होने का भाव, जब हम अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं सेवानिवृत्त, तो पहले व्यक्ति सेवा में था,
अब रिटायर हो गया, अलग हो गया, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सेवा से निवृत्त। बात समझ में आ गई? ऐसे खूब उदाहरण पढ़ूंगा मैं, ठीक है। फिर हम बात करें संबंध, रिश्ता बताएगा, और रिश्ता वो बताएगा यानी का के का लोप हो जाएगा। जैसे जल धारा, जल धारा, तो क्या होगा इसका विग्रह? जल की धारा। फिर अधिकरण में क्या होता? में और पर का प्रयोग, जैसे जल मग्न, जल मग्न, तो क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न। इस तरीके से कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद, जबकि कारक कितने हैं? 8। तो फिर आपसे सवाल किया जा सकता है इंटरव्यू में कि जब कारक 8 है तो फिर समास भी भेद कितने होने चाहिए? 8। तो फिर 6 क्यों हो रहे? तो आपका उत्तर होगा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक किसी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते। तो बचे कितने हमारे कारक? 6। तो 6 कारक बचे, तो भेद कितने हो गए? 6। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास देखो, जिस सामासिक पद में क्या होगा? उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, ये वाला पद। उत्तर पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अध्ययन के दृष्टिकोण से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद है। सामान्य तत्पुरुष यानी कौन सा? कारक चिन्ह वाला। कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल जो हमारा तत्पुरुष है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो जिसे हम तत्पुरुष भी कहते हैं या सामान्य तत्पुरुष भी कहते हैं। जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह, याद है अभी कारक पढ़ाई जो, का लोप हो, वहां सामान्य तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह के आधार पर सामान्य तत्पुरुष के कितने भेद माने जाते हैं? 6। नोट, वैसे तो कारक कितने होते हैं? 8, परंतु कर्ता कारक, संबोधन कारक किसी सामासिक पद का निर्माण नहीं करते। अतः कारक चिन्ह के आधार पर इसके कितने भेद होंगे? 6 भेद रह जाते हैं, जो निम्ना अनुसार है। देखिए, एक तरफ हमारे कारक होंगे, एक तरफ हमारे चिन्ह होंगे, एक तरफ ये समास होंगे, और एक तरफ उसके उदाहरण और उसका विग्रह। तो देखो, कर्ता कारक क्या किसी सामासिक पद का निर्माण करता है? नहीं। तो क्या उसका उदाहरण होगा? नहीं। क्या उसका विग्रह मिलेगा? नहीं। संबोधन कारक किसी सामासिक पद का निर्माण करता भी नहीं है, तो उसका भेद भी नहीं है, इसका उदाहरण भी नहीं है, इसका विग्रह भी नहीं है। ओके, अब बात करें कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने, कर्म का को, करण का से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब यहां रुक जाइए, इसको थोड़ा विस्तृत समझा देता हूं। से का प्रयोग 4 जगह पर होगा। इस से का प्रयोग अलगाव, अलगाव यानी अलग होना, एक समय से अलगाव, एक भय से अलगाव, एक वस्तु से अलगाव, और एक स्थान से अलगाव। ये 4 जगह जहां हो वहां अपादान होगा, अपादान, और वो भी अलग होगा। तो अब इसको समझते हैं, क्योंकि 4 जगह पर हमें कौन मिलने वाला है? से मिलने वाला है। नंबर 1, समय से। वह सुबह से पढ़ रहा है। तो क्या सुबह से पढ़ रहा है, ये बात जब कही गई है, उस समय सुबह तो नहीं होगी, उस समय या तो दोपहर का समय होगा, या उस समय को सुबह से 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हो गए होंगे, तब ये बात कही गई होगी। देखो, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी तो शाम हो गई ना, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब 1 घंटा तो बीत चुका। तो क्या उस समय से हम अलग हुए कि नहीं हुए? बस समय से अलग हो। जिस समय हमने पढ़ना आरंभ किया था और जो ये बात कही जा रही है, उस दरमियान तो समय हुआ ना, बस वो समय से अलगाव कहलाता है, समय से दूर हो जाना। वहां हम से का प्रयोग करेंगे तो वहां अपादान माना जाएगा। इसी तरह भय, भय में व्यक्ति हमेशा दूर जाता है। जैसे राधा छिपकली से डरती है, तो क्या वो छिपकली के पास जाएगी? जाएगी? वे जाएगी। हाँ, राधा छिपकली से डरती है, तो क्या छिपकली के पास जाएगी? नहीं जाएगी। तो इसका मतलब जब कभी डरते हैं तो वो दूर जाता है, पास में नहीं आता। अगला है वस्तु से अलगाव। बचपन से आपने पढ़ा होगा, पेड़ से पत्ता गिरा, एक ही उदाहरण रटा रटाया किताबों में, वो पत्ता पेड़ पे था, अलग हो गया। वस्तु से अलगाव होना, वहां पे भी से का प्रयोग करते हैं, वहां अपादान होता है।
और स्थान से अलगाव, उदयपुर से जयपुर गया, उस स्थान को छोड़ दिया, इन चारों ही कंडीशन में हम से का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपादान तत्पुरुष माना जाएगा, अपादान कारक माना जाएगा वहां पर, तो वहां से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वो, अरे हालांकि इसमें विस्पयादि बोधक चिन्ह लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह को का लोप हो उसे क्या नाम दिया है, कर्म तत्पुरुष। इसी तरह करण तत्पुरुष, इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। कोई ये पूछे अधिकरण तत्पुरुष को परिभाषित कीजिए, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस सामासिक पद में उत्तर पद, क्योंकि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान हो और कारक चिन्ह में या पर का लोप हो, उसे हमने क्या कहेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं कहूं बताओ कि जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह का के की का लोप हो, उसे कौन सा समास कहेंगे। आगे बात समझ में। अब यहां उदाहरण देखो, ग्राम गत, ग्राम को गत, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, शरीर के अंगों में हम द्वारा का प्रयोग करेंगे। रसोई घर, रसोई के लिए, सेवा निवृत्त, अब ये सेवा के नहीं है, सेवा से निवृत्त है, यहां के की जगह क्या लिखोगे, से। जलधारा, जल की धारा, जलमग्न, जल में मग्न। अब फिर आगे हम एक एक को गहराई से पढ़ेंगे। हम कर्म तत्पुरुष के उदाहरण पढ़ेंगे, हम करण तत्पुरुष के उदाहरण पढ़ेंगे, हम संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण पढ़ेंगे, फिर हम इनका विग्रह करेंगे। जैसे संप्रदान तत्पुरुष में रसोई के लिए घर है, इसी तरह विद्यालय का क्या होगा, विद्या के लिए आलय। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब आ जाइए सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाल दीजिए तत्पुरुष समास, और इसकी पूरा का पूरा जैसा दिख रहा है वैसा आप लिख लीजिए। अब आपका काम है लिखने का। बस मैंने अपनी तरफ से बुक दे दी है वो, ठीक है। अब यहां से इंस्टीट्यूट वाले उसको रीप्रिंट करवा करके नए तत्पुरुष भी होगा।
वो नोट में पढ़ा देंगे, जिसमें नकारात्मक भाव हो, नकारात्मक भाव हो, जैसे अनावश्यक, न आवश्यक, अपंडित, न पंडित, है ना, उसमें अपन पढ़ लेंगे। वैसे वो आता नहीं है इतना, ये तो क्या रीट और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इनमें आता है। वैसे नए तत्पुरुष का कंसेप्ट है वो, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में उससे संबंधित प्रश्न आज दिन तक तो कभी आए नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं याद दिला देना, मैं नोट में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो 5वां, ठीक है ना, याद रहेगा कम से कम मुझे भी। 5वां और लिख दो, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष याद रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। नए तत्पुरुष इसको भी पढ़ा देंगे। हाँ चलो, इस स्लाइड को थोड़ा इस साइड में थोड़ा इसको और हो गया, कंप्लीट लिख दिया सबने। कंप्लीट। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद है ये बताओ। 6 भेद है। वैसे कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये नोट जो लिखा है इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये है मेन। लिख ली। लिख लिया। नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट ले लें अब 6 जो भेद है
वो कौन कौन से हैं, वो ये रहे। क्या रह गया बताओ? कारक चिन्ह के आधार पर, वो नोट ले रहा क्या? हाँ चलो मैं बता देता हूँ, लिखो। कहाँ तक रह गया आपके? अतः कारक चिन्ह के आधार पर सामान्य तत्पुरुष के 6 भेद रह जाते हैं जो निम्नानुसार है। भेद रह जाते हैं जो निम्नानुसार है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर। संबोधन में कारक चिन्ह जो लिखे हुए हैं, हे, ओ, अरे को आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके लिखना, ऑब्लिक ऑब्लिक हटा देना, ठीक है ना? वो बीच में जो ऑब्लिक बना रखा है ना, वो हटा देना, डायरेक्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक खड़ी लाइन और नीचे बिंदी, वो लगाना। हे, ओ, अरे, रे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। और अलग होना, वहां अपादान होता है, और कहाँ अलगाव हो सकता है, समय से, भय से, वस्तु से, स्थान से, वहां सब में हमें से का प्रयोग मिलेगा। और से का प्रयोग साधन के रूप में भी हम करते हैं, जैसे कर्ण तत्पुरुष है, वहां से का प्रयोग मिलेगा। हस्त लिखित है तो शरीर का अंग है, बाकी बाणाहत तो बाण से आहत, बाकी उदाहरणों में हम आगे पढ़ेंगे। लिख लिया सभी ने? ये सामान्य जो तत्पुरुष है हमारा, उसके भेद है कारक चिन्ह के आधार पर। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक किसी सामासिक पद का निर्माण नहीं करता, इसलिए अब इसके भेद कितने रह जाते हैं? 6 भेद हैं जो हमने लिख रखे हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 जब पूरे कंप्लीट पढ़ लेंगे तब जाकर के ये तत्पुरुष समास आपका खत्म होगा, समाप्त होगा। फिर उसके बाद हम एक और तत्पुरुष पढ़ेंगे, लुप्त पद तत्पुरुष, फिर कर्मधारय और फिर तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष।
लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट ले लो। अब हम सबसे पहले नंबर का कौन सा पढ़ेंगे? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो कारक चिन्ह कौन सा लोप होगा बताओ? को। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। को कारक चिन्ह का लोप, से या द्वारा कारक चिन्ह का लोप, संप्रदान के लिए कारक चिन्ह का लोप। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, हेडिंग डालो। बाकी है? कितना बाकी रह गया? चले आगे, चलो अब आ जाइए सबसे नंबर 1, कर्म तत्पुरुष कारक चिन्ह। देखो, को कारक चिन्ह का लोप। एक तरफ लिखना है समास और एक तरफ लिखना है विग्रह। और शब्द है विकासो उन्मुख, आपत्तिजनक, आदर्शो उन्मुख। ये ऊपर के तीनों ऐसे शब्द हैं जिसमें संधि भी है और समास भी है। विरोधजनक, खड़गधर, गगनचुंबी, चक्रधर, दिल तोड़, मुंह तोड़, मनोहर, यश प्राप्त, तर्क संगत। पहले सारे उदाहरण लिख लीजिए, विग्रह हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले सारे उदाहरण लिख लेना एक के बाद एक। जिसको दिख नहीं रहा है बराबर, मैं उसको वापस लिख देता हूं यहां। ये विकासो उन्मुख, ठीक है, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक, आदर्शो उन्मुख। ऊपर से नीचे लिखने सारे शब्द ये। विरोधजनक, खड़गधर, गगनचुंबी, चक्रधर, दिल तोड़, फिर है मुंह तोड़, और फिर क्या है? मनोहर भी, यश प्राप्त, तर्क संगत। मैंने अगर लिख दिए इसका मतलब आपने भी लिख दिए होंगे। हाँ, तर्क संगत। दोनों आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो आप लिखोगे। चले आगे। नेक्स्ट आपका है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का लिखिए अकाल पीड़ित। मैं बोल रहा हूं आप तो लिखते रहो, गर्दन ऊपर मत करो। और जिसको लिखना नहीं आता है उसको देख लो यहां। अकाल पीड़ित, आंखों देखी, गुणयुक्त, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तारों भरी, मोहांध, मोहांध, हस्तलिखित, हस्तलिखित, आंखों देखी, अकाल पीड़ित, आंखों देखी, गुणयुक्त, तुलसीकृत। बी क्यों लिखा आगे समझा देंगे, अभी रुको। बी इस रास की बात है। हो गया कंप्लीट? कौन सा कारक चिन्ह है? से या द्वारा का लोप है?
याद रखना। चले नेक्स्ट, आगे चले। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। लिख दीजिए, हेडिंग लिखिए संप्रदान तत्पुरुष। और इसमें आ जाइए आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, कृषि भवन, रेल भवन, रेल भवन, छात्रावास, छात्रावास, फिर है गौशाला, गौशाला, घर खर्च, घर खर्च, गुड़शाला, चिकित्सालय, चिकित्सालय, जेब खर्च, जेब खर्च, सत्याग्रह, हथकड़ी, हवन सामग्री, हवन सामग्री, लिखिए लीजिए। चले आगे। अब है अपादान। अपादान में क्या होगा, किसी के कोई शब्द रह जाए, कोई शब्द अगर रह जाए तो कोई बात नहीं, उसको वापस लेकर के आऊंगा मैं, जब समझाऊंगा उनका विग्रह कराऊंगा उस समय भी, ठीक है। ये सबने लिख लिया। नेक्स्ट आगे चले अपन। अगला है अपादान, और इसमें लिखिए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, कर्म विमुख, कर्म विमुख, कामचोर, गुण रहित, गुण रहित, जन्मांध, जन्मांध, जात बाहर, जात बाहर, देश निकाला, देश निकाला, नरक भय, नरक भय, पद मुक्त, पद मुक्त, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। लिख लीजिए। कंप्लीट। चलिए अगला आ जाइए संबंध तत्पुरुष का, के, की। ओके, सबसे पहले क्या आ रहा, अमृत धारा, अमृत धारा, ऋषिकन्या, ऋषिकन्या, कन्यादान, कन्यादान,
दान, गंगा जल, गंगा जल, गोदान, चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चर्म रोग, प्रेम रोग, जल प्रवाह, जल प्रवाह, देशभक्त, नरबली, मृत्युदंड, मृत्युदंड, रक्तदान, सेना नायक, शांति दूत, सेनापति, सोमवार, भूकंप, चले आगे। संबंध के बाद क्या आएगा? अधिकरण। देख लो क्या सलोली सलोली चल रहे हो। चलिए, पशु परिचर की परीक्षा जो भी देने जा रहे हो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। परंतु अफसोस, उसमें काला पेन अलाउ है या नहीं? सही चाह रही है। हाँ। चलो अगला है अधिकरण अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, अश्वारूढ़, अश्वारूढ़, ड है भाई, ये ड डम। फिर है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। बहुत स्लो चल रहा पेन यार। आप बीती, आप बीती, ईश्वराधीन, ईश्वराधीन, कविराज, कविराज, कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, कवि पुंगव। इन सब पर हम बात करेंगे कल। घुड़सवार, जलमग्न, देशवासी, मुनि श्रेष्ठ। कम वक्त आया था ये आपकी परीक्षा में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। फिर उसके बाद सिरदर्द, सिरदर्द। हर फन मौला, ये नहीं है, हर फन मौला, हर फन मौला। और सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। बस ये अधिकरण तत्पुरुष लास्ट था। ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, खाली इन सबको उदाहरण से हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगला। ठीक है, कब हम अगली क्लास में इनकी व्याख्या पढ़ेंगे।